यस चलो, तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में क्या चालू किया था, लॉस ऑफ प्रॉफिट के केस में क्लेम कैलकुलेट कैसे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखे थे, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, नोटबुक सामने रखो। क्या क्या देखा था, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब द एक्सपेंसेस विच द बिजनेसमैन विल हैव टू इनकर इवन इफ द बिजनेस इज नॉट गोइंग ऑन, इवन इफ द बिजनेस इज नॉट रनिंग। जैसे हमने क्या बोला था, एम्प्लॉय का, परमानेंट एम्प्लॉयज का कॉस्ट हो सकता है, उसके बाद लोन लिया है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट हो सकता है, सो ऑन। ठीक है, फिर हमने देखा था नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट होता है। बस यही ध्यान रखना है कि वो कैलकुलेट करते वक्त कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंसेस कंसिडर होने चाहिए नहीं। इट शुड ओनली बी नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीमाइसेस व्हिच इज अफेक्टेड बाय दैट इवेंट, फ्रॉम द डैमेज। ओके, एंड हमने बोला था कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करके आना चाहिए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फिर हमने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। फिर हमने बोला था रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर बोला एनुअल टर्नओवर क्या होता है, एनुअल टर्नओवर इज सेल्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डैमेज। फिर बोला इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है, इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज डिसलोकेटेड और द बिजनेस इज डिसरप्टेड, नॉट डिसलोकेटेड, इट इज डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द इवेंट लाइक फायर। उसके बाद बोला स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि इंडेमनिटी पीरियड में कितना सेल हो सकता था, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर उसका सेल लेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे फॉर ट्रेंड, उसको एडजस्ट करेंगे फॉर एनी वेरिएशन और एनी इवेंट और एनी सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ विच और विच वुड हैव अफेक्टेड द सेल्स ऑफ द इंडेमनिटी पीरियड। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड टर्नओवर। फिर हमने हमारा चार्ट ड्रॉ किया था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ claim in case of loss of profit, that is divided into two parts। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रिड्यूस्ड टर्नओवर। पहले रिड्यूस्ड टर्नओवर कैसे निकालते हैं, हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल कितना था माइनस एक्चुअल सेल, दोनों का डिफरेंस जो आएगा दैट इज शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपी, वो हमको चाहिए। प्लस हमें क्या चाहिए, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या होता है, द एक्सपेंसेस विच यू इनकर okay during that indemnity period, why, so that you can increase the actual sales, आपको वो भी चाहिए। लेकिन वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग थ्री पे। लोअर ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्या है, एक एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ वो, सेकेंड वो खर्चा करने से आपने कितना जीपी सेव किया, सो जीपी ऑन द इंक्रीज्ड एक्चुअल सेल्स। ओके, एंड थर्ड हमने बोला था कि एवरेज क्लॉज लगाएंगे विच इज एक्चुअल expense multiplied by GP on adjusted annual turnover divided by numerator plus uninsured standing charges। Are we clear? पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया। चलो अब आगे जाते हैं। हमने बोला था ये ए पार्ट है एंड ये बी पार्ट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सो दिस ए प्लस बी, इधर जो हमने रिड्यूस्ड या शॉर्ट सेल्स जो हुए उसके ऊपर का जीपी प्लस ये वाला पार्ट जो था दैट इज इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, उसमें वो 1 2 3 में से लोअर वो आ गया, उनका एडिशन लेंगे। ओके, ये एडिशन आने के बाद हमें क्या करना है, अब देखो हम बोलेंगे मैम हो गया ना, अभी ये ए प्लस बी इतना हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। नहीं, आप क्वेश्चन में और एक चीज देखोगे, कभी कभार ऐसे होता है कि क्वेश्चन में ऐसी चीज दी होती है कि देयर वाज सम सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, कुछ नहीं सलोनी, अभी तक रिवाइज ही हुआ है। गुड मॉर्निंग। सलोनी अभी भी नींद में। चलो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ए प्लस बी ये आ गया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से इतना लेना है। अब और क्या आगे, सो कैसे होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि ये जो कंपनी है या ये जो बिजनेस है जिधर आग लगा हुआ है, उन्होंने इंडेमनिटी पीरियड में
कुछ स्टैंडिंग चार्जेस सेव हुए हैं उनके। मतलब क्या, सी सपोज लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारे स्टैंडिंग चार्जेस इनकर हुए थे उनके, उन्होंने उसके बेसिस पे लास्ट ईयर का जीपी रेशो निकाला। तो हमने जीपी रेशो कैसे निकालते हैं हम, कि हमने बोला कि लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट इतना हुआ था, स्टैंडिंग चार्जेस इतने हुए थे, तो लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट प्लस, मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो तुम्हें और समझेगा, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर, यहाँ पे हम इंश्योर्ड लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा जीपी रेट निकलता है, ओके। और जितना सेल हम नहीं कर पाते हैं, हम वो सेल पे ये जीपी रेट लगाते हैं कि हमें इतना पैसा आपने देना चाहिए। लेकिन सपोज ऐसे हुआ कि इस इंडेमनिटी पीरियड में जब आग वगैरह लग गई और मेरा इंडेमनिटी पीरियड था लेट्स से 6 मंथ्स, अब मेरा जो फैक्ट्री मैंने जिससे रेंट पे लिया हुआ है उसने क्या बोला कि यार आपके फैक्ट्री में इतनी आग लग गई है, मुझे ही बुरा लग रहा है कि ऑब्वियसली टेक्निकली यू शुड, आप मेरी फैक्ट्री अभी भी यूज़ करने ही वाले हो, अभी आप इसको पूरा मतलब वापस से पूरा रेनोवेट करोगे, आपके बिजनेस को वापस से खड़ा करोगे, तो लैंडलॉर्ड बोल रहा है मुझे ही थोड़ा सा खराब लग रहा है, आप एक काम करो, यू डू नॉट पे रेंट फॉर 2 मंथ्स। इट्स ओके, दैट इज हेल्प विच आई कैन प्रोवाइड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ऑलरेडी आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो चुका है, करेक्ट। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये तो जब हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा डिमांड कर रहे हैं तो हमने क्या बोला कि हमारा इतना सेल्स नहीं हो पाया और इतने सेल्स पे जो हमारा नहीं हो पाया उस पर आप हमें जीपी दो। अब ये जीपी कैलकुलेट करते वक्त हमने सारे स्टैंडिंग चार्जेस कंसिडर किए हैं, मतलब हम पूरा का पूरा रेंट इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 महीने का रेंट हमने पे ही नहीं किया है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी क्या वो हमें? नहीं। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, आप ए प्लस बी करो। लेकिन जब आपने ये ए प्लस बी हमने जब ये कैलकुलेट किया है तो जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस आप इनकर करते हो हमने सारे पकड़े हुए हैं। लेकिन अगर इंडेमनिटी पीरियड में कोई स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने नहीं किए, देयर वाज सम सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, देन वो हम आपको पे नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई ए प्लस बी में से हम यहाँ पे माइनस करेंगे any savings in standing charges. Are we clear? Right? Okay. अब ये हो गया, तो ये हमने निकाल लिया कि आइडियली हमारा ए प्लस बी और ये माइनस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस इतना हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास से वसूल करना चाहिए, या इतना अपना एक्चुअल लॉस हो चुका है। करेक्ट। अभी ये भी वापस से चेक करना पड़ेगा कि अभी हमने बस इतना निकाला कि हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। मुझे बताओ, आप लॉस ऑफ स्टॉक में सीखे हो, एक्चुअल लॉस जितना भी होता है हर केस में इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा आपको दे देती है क्या? इसके बाद हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हम फुल्ली इंश्योर्ड है या पार्शियली अंडर इंश्योर्ड है। यस, क्योंकि अगर हम फुल्ली इंश्योर्ड हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी हमें ये पूरा लॉस दे देगी, लेकिन अगर हम अंडर इंश्योर्ड हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी क्या लगाएगी, एवरेज क्लॉज लगाएगी, राइट। सो इसके बाद हमें चेक करना है, सो चेक वेदर फुल्ली इंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड। कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी बात है, पूछेंगे कि क्या हमारा सम इंश्योर्ड इज लेस देन जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओके, एक ही सेकेंड ना, विश्वजीत क्यों डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ आ गया। तो हम
फुल्ली इंश्योर्ड है या हम अंडर इंश्योर्ड है, ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा सम इंश्योर्ड मतलब हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास से जितने का इंश्योरेंस निकाला है, ओके, इज इट लेस देन जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, इस पे हमने ऑलरेडी चर्चा की है ऊपर। वापस एक बार बताती हूँ क्या होगा वो। हम बोलेंगे एनुअल टर्नओवर पहले लेंगे, मतलब जिस दिन डैमेज हुआ बराबर उसके पिछले 12 महीने का सेल कितना था। ओके, फिर मैंने बोला था हम उस सेल को एडजस्ट करेंगे ट्रेंड से, क्योंकि यहाँ पे उनका सोच क्या है कि मैक्सिमम जब आप इंश्योरेंस निकाल रहे थे तो आपने सोचना चाहिए था कि आपका इंडेमनिटी पीरियड हो सकता है 12 महीने का मैक्सिमम। तो लॉजिकली आपने 12 महीने के सेल्स के ऊपर का जीपी इतने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, बराबर। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, जिस दिन आग लगी बराबर उसके पीछे के 12 महीने का सेल लो, ओके, उसे एडजस्ट करो, क्योंकि आप आज इंश्योरेंस निकाल रहे हो और आपको पता है कि आगे जाके कभी तो आग लगेगी, अगर तो आगे जाके कभी नेक्स्ट 12 मंथ्स मेरा बिजनेस डिसरप्टेड रहना चाहिए, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में ट्रेंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो भी एनुअल टर्नओवर मिलता है प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के सेल को, उसको आप ट्रेंड के लिए एडजस्ट करोगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अगर आग लगती थी तो नेक्स्ट 12 महीने का सेल कितना होता था, उसके ऊपर का जीपी, मतलब उतना आपने इंश्योरेंस निकालना चाहिए था। अगर आपका सम इंश्योर्ड ये जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से कम है तो आप अंडर इंश्योर्ड हो, राइट, और अगर ज्यादा है तो आप इक्वल टू या ज्यादा है तो आप फुल्ली इंश्योर्ड हो। हाँ, अगर इक्वल टू और ज्यादा है और आप अगर फुल्ली इंश्योर्ड हो तो आपको एक्चुअल लॉस पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर सम इंश्योर्ड इज लेस देन जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर तो हमें लगाना पड़ेगा, then in that case we will apply average clause। और फिर हमारा क्लेम अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, माई क्लेम अमाउंट विल बी इक्वल टू एक्चुअल लॉस इंटू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्लियर है क्या? एब्सोल्युटली क्लियर। ये क्या हुआ? सॉरी, वापस बता। यस, ये फाइनल वाला है। सो हमने क्या किया, ए प्लस बी किया। ए प्लस बी के बाद इफ देर इज एनी सेविंग्स इन स्टैंडर्ड चार्जेस, तो स्टैंडिंग चार्जेस, तो हमने उसे माइनस कर दिया, वो अपना एक्चुअल लॉस हो गया। फिर हमने चेक किया कि फुल्ली इंश्योर्ड है या अंडर इंश्योर्ड है, एंड देन क्लेम, अगर हम अंडर इंश्योर्ड है तो हमें एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। और फिर हमने क्लेम कैसे निकाला, तो एक्चुअल लॉस को हमने अंडर एवरेज क्लॉज से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? एब्सोल्युटली नोटबुक में लिख लो। लिख के हो गया तो बताओ। Done? Yes. So that's it. This was entire explanation and chart जो आपको हेल्प करेगा। बस इतना ही आप रिवाइज करोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए, दैट इज इनफ। अब हम सम सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। चलो मॉड्यूल पे आ जाते हैं। हाँ,
इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ। देखो, अब इस क्वेश्चन में देखोगे ना तो इंफॉर्मेशन बहुत होती है, तो अगर पॉसिबल हो एग्जाम में अगर ऐसे इंफॉर्मेशन दी है, देखो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर सॉल्व करते वक्त वापस एक बार पढ़ोगे, तो क्या करना है, इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो पहली बार पढ़ते वक्त ही जो जो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई होती है, कि जैसे हमको पता है कि ये काम में आएगा जीपी रेशियो निकालने के लिए, ये एनुअल टर्नओवर है, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालने के लिए काम में आएगा, तो अभी से फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त वहाँ पे क्वेश्चन पे मार्क करते जाओ, ताकि सेकेंड टाइम जब एक्चुअली हम कैलकुलेशंस करें हम फटाफट वो फिगर उठा पाए। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड 13 मंथ्स दिया हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है। सो इंडेमनिटी पीरियड वैसे अलाउड है 13 मंथ्स का। ओके, देखते हैं आगे क्या क्या बताया है हमें। सम इंश्योर्ड बोल रहे हैं, एक ही सेकेंड ना, सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि मॉड्यूल का ये क्वेश्चन चेंज हो गया है क्या। एक सेकेंड रुको। हाँ, सो पहले 9 सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बेटर एग्जाम्पल है पूरा प्रोसेस समझने के लिए। ओके, फिर 8 पे इसके बाद तुरंत जाते हैं और वो सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, अ फायर अकर्ड ऑन 1 फरवरी 2012, ठीक है, इन द प्रीमाइसेस ऑफ पायोनियर लिमिटेड, a retail store and business was partially disorganized up to 30th June. ओके, सो आग लगी 1 फरवरी को और 30 जून तक बिजनेस डिसरप्टेड रहा। मुझे बताओ, ये पढ़ के इमीडिएटली इंडेमनिटी पीरियड निकाल सकते हैं क्या हम? यस, सो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। पढ़ते वक्त ही यहाँ पे लिख के रखा करो ये चीजें। इंडेमनिटी पीरियड कितना है यहाँ पे, ये 5 मंथ्स। द कंपनी वॉज इंश्योर्ड अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर 1,25,000। सम इंश्योर्ड है, देखो ये, विथ अ 6 मंथ्स इंडेमनिटी पीरियड। आप बोलोगे मैम ये दो इंडेमनिटी पीरियड क्या है? सी, इंडेमनिटी पीरियड यहाँ पे क्या है, ये जो 5 मंथ्स हमने लिखा है कि एक्चुअली बिजनेस कितने महीने के लिए डिसरप्टेड रहा। ओके, एंड 6 मंथ्स पीरियड ऑफ इंडेमनिटी मतलब है कि जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी में मैक्सिमम कितने महीने तक आपका बिजनेस डिसरप्टेड रह सकता है, जिसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करके देगी। तो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या बोला गया है कि आपका बिजनेस मैक्सिमम हम 6 महीने तक अगर डिसरप्टेड रहा तो 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक का होने वाला नुकसान हम आपको भरपाई करके देंगे। अगर आपका बिजनेस 6 महीने से ज्यादा पीरियड तक बंद रहा है तो हम आपको वो एक्स्ट्रा पीरियड का जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो नहीं देंगे, क्योंकि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते वक्त ही इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स का लिया हुआ है। सो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडेमनिटी पीरियड लिया है 6 महीने का, कि 6 महीने तक बिजनेस बंद रहेगा तो मैक्सिमम 6 महीने का लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड हमारा 5 महीने है, जो 6 महीने से कम है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरे 5 महीने का होने वाला लॉस ऑफ प्रॉफिट उन्हें देना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये दो इंडेमनिटी पीरियड का क्या आया? यस, अब हम आगे जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी अज्यूमिंग, अज्यूमिंग कुछ तो अज्यूम करने के लिए बोला है, और वो क्या है, assuming entire sales during interrupted period was due to additional expenses. ओके, ये क्या काम का है देखेंगे। सो assuming entire sales during the interrupted period was due to additional expenses. ओके, actual turnover from 1st February to 30th June, actual turnover दे दिया है हमें। turnover from 1st February to 30th June 2011,
मुझे बताओ ये किस चीज के लिए हमें हेल्प करेगा, क्या निकालने के लिए? नहीं, और क्लियर, ये किस चीज के लिए हेल्प करेगा? 1 फरवरी टू 30 जून सिर्फ 11, 12 में आग लगी है। स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालने में मतलब यस और नो एवरीबडी? यस, टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2011 टू 31 दिसंबर 2012, सॉरी 31 जैन 2012, ये क्या है मुझे बता? यस, ये एनुअल टर्नओवर है। देखो, आपके बिजनेस में आग कब लगी हुई है? 1 फरवरी 2012, और ये बराबर खत्म होता है 31 जनवरी 2012, और उसके पीछे के 12 महीने, तो ये एनुअल टर्नओवर हो गया। यस, ओके। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का नेट प्रॉफिट कितना था, ये क्या निकालने के लिए काम में आएगा? जीपी रेशो। Insured standing charges for last financial year. Again, for what? GP ratio. Total standing charges for last financial year. देखेंगे ये कहाँ पे काम आते हैं। Turnover of the last financial year. Again for GP ratio. Okay. अब वो क्या बोल रहे हैं देखो, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, मतलब पार्ट बी ऑफ आर चार्ट, अमाउंटिंग टू रुपीज 6700, विच reduced द लॉस इन टर्नओवर। मतलब ये 6700 का खर्चा करने की वजह से क्या हुआ कि आपका एक्चुअल सेल्स बढ़ा। देयर वॉज ऑल्सो अ सेविंग्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2450 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, as the result of the fire. Okay. There has been a considerable increase in trade business since the date of the last annual accounts, and it has been agreed that an adjustment of 15% is to be made in respect of upward trend in the turnover. उन्होंने बोला है कि कंसिडरेबली बिजनेस बदलता हुआ दिख रहा है लास्ट ईयर आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे तब से अब तक, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि बिजनेस में अपवर्ड ट्रेंड है। आप 15% ये अपवर्ड ट्रेंड के लिए पकड़ सकते हो। सो ये ट्रेंड के लिए हमें बताया गया है 15% अपवर्ड ट्रेंड। आर वी क्लियर? अब इंफॉर्मेशन तो पूरी हमें समझ गई, हमने पढ़ लिया, मतलब मार्किंग्स भी कर लिए हैं। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ नोटबुक में। हम वही चार्ट में कैलकुलेशन करेंगे। ओके, वैसे भी एग्जाम में प्रेजेंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो चार्ट वाइज अच्छी तरीके से समझेगा, इसके लिए हम करते हैं। हेडिंग दे दो इलस्ट्रेशन 8, सॉरी 9 दे दो, तुम्हारे नए बुक्स के हिसाब से वो 9 है। सो हम क्या बोलेंगे, क्लेम कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। क्लेम कैलकुलेशन में पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रिड्यूस्ड टर्नओवर। मेरे साथ लिखोगे, हो गया इधर तक? यस, ओके। सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रिड्यूस्ड टर्नओवर कैसे निकालेंगे? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितना सेल्स कम हुआ है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड टर्नओवर।
ओके, मुझे बताओ स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है हमारा, कितना होना चाहिए? 2 लाख लेंगे क्या डायरेक्ट, या और कुछ करना पड़ेगा? उसके लिए यस, उस पे हमें ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे कि पिछले साल ये सेम इंडेमनिटी पीरियड में सेल 2 लाख हुआ था, तो इस साल भी इंडेमनिटी पीरियड में 2 लाख सेल हो सकता है, लेकिन बिजनेस में अपवर्ड ट्रेंड है, इसके लिए +15%। यस, तो उसका मतलब इंडेमनिटी पीरियड में, या ये फरवरी से कहाँ तक बोला था इन्होंने, जून, हाँ, फरवरी से 30 जून तक अगर बिजनेस नॉर्मली चलता था तो सेल्स कितना हो पाता था? 2,30,000। 2 लाख प्लस 15%। अब देखते हैं कि एक्चुअल सेल्स कितना हो पाया, तो माइनस एक्चुअल सेल्स, क्या बोला है, एक्चुअल सेल्स हमने लिख के रखा था, एक्चुअल 80,000 हुआ है, तो यहाँ पे 80,000 लिख लेंगे। इसका मतलब शॉर्ट सेल्स कितना हुआ है हमारा, 1,50,000। अगर इतना सेल नहीं हो पाया तो इसका मतलब इसके ऊपर का जीपी भी नहीं कमाया गया, हमें मतलब इसके ऊपर का जीपी इंश्योरेंस कंपनी से चाहिए। सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो, करेक्ट। अब हम जीपी रेशो निकालेंगे, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ही प्रेजेंटेशन निकाल सकते हो कि हमने जीपी रेशो हम कैसे निकालने वाले हैं। हम जीपी रेशो कैसे निकालेंगे, पिछले साल का नेट प्रॉफिट जो कितना है 70,000, और पिछले साल के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब 56,000। सो हम बोलेंगे 70,000 प्लस 56,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, पिछले साल का सेल्स, ओके, वो है 4,20,000, तो वो डाल देंगे इंटू 100, कितना आता है बताओ, एक्चुअली 70,000 प्लस 56,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इंटू 100, करेक्ट, 30%। सो मतलब 1,50,000 इंटू 30% हम ये इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड करेंगे, कितना आएगा वो, 45,000। पार्ट ए कंप्लीट हो गया क्या हमारा? किसी को भी पार्ट ए में डाउट है कि कुछ नहीं समझा? क्या फिर से बताओ बताओ। जीपी रेशो, हाँ, सी हम जीपी रेशो कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं कि लास्ट ईयर हमारा सेल्स कितना था, तो हमने देखा 4,20,000, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये 4,20,000, करेक्ट, टर्नओवर फॉर द लास्ट ईयर। अब हम देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट कितना था और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे, तो मेरा नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर था 70,000, और लास्ट ईयर के जो स्टैंडिंग चार्जेस थे जिसपे मैंने इंश्योरेंस निकाला हुआ है वो है 56,000। सो 70,000 प्लस 56,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, इससे मुझे पता चलता है कि सेल्स का, ऑब्वियसली लास्ट ईयर का डेटा है ये, बट हम लास्ट ईयर के डेटा के ऊपर से ही जीपी निकाल सकते हैं। जैसे जब हम लॉस ऑफ स्टॉक भी देखते थे तो लॉस ऑफ स्टॉक के केस में भी क्या करते थे, हम पिछले सालों का जीपी रेशो ये बेस लेते थे इस साल का एक जीपी एस्टिमेट निकालने के लिए, तब जाके हमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर मिलता था। वैसे ही यहाँ पे हम पिछले सालों का डेटा लेके जीपी रेशो निकालेंगे, एस्टिमेट करेंगे, तो पिछले साल के डेटा से हमें समझ में क्या आया कि 4,20,000 अगर सेल है तो उस पे 70,000 का नेट प्रॉफिट है प्लस 56,000 का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है,
मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स इज एक्चुअली विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो हमें पता चला कि 30% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू माई नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो मुझे चाहिए। तो जितना सेल्स में नहीं कर पाई विच इज 1,50,000, मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगी उसका 30% में नहीं कमा पाई, वो आप मुझे दो क्योंकि वो मुझे घर पे लेके जाना। नाउ क्लियर विश्वजीत? यस। सो ए पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सिर्फ इतना थोड़ी डिमांड करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, हम प्लस बी पार्ट पे जाएंगे और हम बी पार्ट में इंश्योरेंस कंपनी से क्या लेंगे? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, राइट। इसमें भी हम क्या लिख देंगे? लोअर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट तीनों का लोअर लेना है। फर्स्ट क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था? कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹6,700 which reduced the loss in turnover। तो जो लॉस इन टर्नओवर था वो इसकी वजह से कम हो गया, मतलब एक्चुअल सेल्स इन शॉर्ट बढ़ गया। तो 6,700 ये एक्चुअल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6,700। सेकेंड हमें क्या बोला गया था कि जीपी ऑन, हमने चार्ट में क्या वर्डिंग यूज किया है वही वर्डिंग यूज कर लेते हैं। जीपी ऑन, या और एक काम कर लेते हैं हम, एक बार ना इंस्टीट्यूट का जो वर्डिंग वो यूज करते हैं उनके सम सॉल्व करते वक्त जो हमने लिखा हुआ है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट जीपी ऑन इंक्रीज्ड एक्चुअल सेल्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट इंस्टीट्यूट के सम्स में जो एग्जैक्ट वर्ड है हम वही यूज कर लेते हैं ताकि जब आपका पेपर कोई चेकर चेक करे तो उसे आपने कुछ अलग लिखा है ऐसे ना लो। लेट्स चेक सिर्फ इंस्टीट्यूट की टर्मिनोलॉजी क्या है। आई डोंट नो, भी एक सेकंड रुको। हाँ, जीपी ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंस बोलते हैं वो, तो हम भी वही वर्डिंग यूज करेंगे, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। मतलब ये खर्चा करने के वजह से आपने कितना सेल्स एडिशनल किया, क्योंकि ये खर्चा करने के वजह से आपने जितना सेल्स बढ़ाया उतने बढ़े हुए सेल्स पे इंश्योरेंस कंपनी का जीपी सेव हुआ है। तो जितना आपने इंश्योरेंस कंपनी का जीपी सेव किया है इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही पैसा देने वाली है। ये क्लियर है क्या पॉइंट? सिर्फ वर्डिंग चेंज किया है मैंने। यस नो? यस। अब क्वेश्चन में मुझे बताओ कि कहाँ पे ये दिया हुआ है कि 6,700 का खर्चा करने के वजह से एक्चुअली हमारा सेल्स कितने से बढ़ा, इसके वजह से एक्स्ट्रा सेल्स कितना हुआ, एक्चुअल सेल्स कितने से बढ़ा, जिसके ऊपर का जीपी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसा कुछ डेटा दिया है क्या क्वेश्चन में? लोकेट करो कि ऐसा कुछ है क्या हमारे पास कि बिकॉज ऑफ दिस 6,700 हाउ मच एक्स्ट्रा सेल्स वी वर एबल टू डू। राइट। ऊपर देखो सेंटेंस जो हमने अंडरलाइन किया है वो क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा अज्यूम करो कि आपका एंटायर सेल्स ड्यूरिंग इंटरप्टेड पीरियड, मतलब इंडेमनिटी पीरियड में आपका जितना भी सेल हुआ है दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल एक्सपेंस।
हमारा एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है इंडेमनिटी पीरियड में 80,000। तो वो बोल रहे हैं ये पूरा का पूरा आप 80,000 का सेल जो कर पाए हो इंडेमनिटी पीरियड में, वो भी क्यों कर पाए हो, क्योंकि आपने 6,700 का खर्चा किया है। ओके मतलब ये 80,000 के ऊपर, बिकॉज हमने 80,000 का, ये देखो यहाँ पे सिंस हमारा 80,000 का सेल हो पाया था, हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोल रहे थे कि 2,30,000 का हमारा सेल होना चाहिए था, लेकिन 80,000 का हमने कर लिया, तो आप हमें सिर्फ 1,50,000 के ऊपर का जीपी दो। इसका मतलब वो 80,000 का सेल करने के वजह से वो 80,000 के ऊपर का जीपी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना पड़ा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी का कितना जीपी सेव हुआ because of this additional expense. So it is 80,000 into 30%. समझा क्या ये? Which is 24,000. आप ब्रैकेट में लिख लो 80,000 into 30%. पक्का समझा क्या ये सबको? यस, ओके। और अब थर्ड पार्ट हमें एवरेज क्लॉज लगाना है यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमें क्या बोला है, जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, आपके पास जगह होगी तो सामने लिख दो, वरना ना एक सेकेंड ना थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ मैं ये। हाँ, अब थर्ड पॉइंट क्या था, एक्चुअल एक्सपेंस। न्यूमरेटर में हमारा आने वाला है जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो एक्चुअल एक्सपेंस 6,700 इनटू, आ जाओ क्वेश्चन पे, एनुअल टर्नओवर कितना था, देखो हमने मार्क भी करके रखा है 4,50,000। ओके तो हमें देखो लॉजिक से सोचो तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। वो न्यूमरेटर में क्या बोलते हैं कि पिछले 12 महीने का सेल्स लो, वो है 4,50,000, उसको ट्रेंड के लिए एडजस्ट करो, दैट इज वाई एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आएगा, मतलब प्लस 15%, इसके ऊपर का जीपी मतलब इंटू 30%, मतलब आपका न्यूमरेटर 1,55,250 आ रहा है क्या? समझा ये सबको कैसे निकाला हुआ है? हाँ, हम क्या निकाल रहे हैं कि जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओके इसका लॉजिक मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले पिछले 12 महीने का सेल्स लेंगे। कितना है पिछला 12 महीने का सेल्स, 4,50,000। ओके क्योंकि इंडेमनिटी पीरियड मैक्सिमम 12 महीने का हो सकता है, तो हमने इंश्योरेंस निकालते वक्त एक्चुअली कितने का निकालना चाहिए था, तो 4,50,000 प्लस, लेकिन ये एग्जैक्ट सेल तो इतना होता नहीं था 12 महीने में, सेल बढ़ने वाला था ट्रेंड के वजह से, प्लस 15%, मतलब 5,17,500, और इस पे कितना निकाला हुआ है हमने, इंटू 30%। So GP on adjusted annual turnover is 1,55,250. क्लियर है क्या ये अभी? ओके और डिनोमिनेटर बोलता है कि कितना निकालना चाहिए था, 155,250 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जिनका आपने मैंने तभी भी बहुत डिटेल में बताया था कि ये एवरेज क्लॉज का लॉजिक बस इतना है कि अगर आप, ये फॉर्मूला इसके लिए बस दिया गया है कि अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो तो उस केस में आपको पूरा 6,700 नहीं मिलेगा। तो आप अंडर इंश्योर्ड हो तभी भी डिटेल में बताया हुआ था, वो कैसे पता चलेगा, अगर आपका कोई अनइंश्योर्ड कंपोनेंट है तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बढ़ जाएगा।
तो ऑटोमेटिकली आपको 6700 का पूरा पोर्शन नहीं मिलेगा। ओके, याद आया क्या वो लॉजिक? यस, तो इसलिए मैंने इधर न्यूमरेटर तो लिख लिया। अगर अभी मेरे पास कुछ अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 6, तो ये फॉर्मूला आपको 100% से कम परसेंट देगा, तो आपको पूरे इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग पूरा का पूरा मिलेगा नहीं। हाँ, अगर कोई भी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है तो उस केस में आपको ये रेशो आप देखोगे, यहाँ पे देखो अगर +0 आ गया तो ये 100% हो जाएगा, मतलब तो इसका मतलब आपको पूरा एक्चुअल एक्सपेंस देंगे। This is just to find out whether there is any uninsured component, and if that is so, then you are underinsured. तो देखो क्या कोई अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है क्या हमारे? निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000 के हैं और हमारा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सिर्फ 56,000 है, तो टोटल 64 है और अगर इंश्योरेंस निकाला हुआ है 56 का, मतलब 8,000 अनइंश्योर्ड है। यस, तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पे। कितना फिगर आएगा देखो, 155, 250, निकालो कितना आ रहा है। 6372 ले लो क्योंकि 0.6 है। ओके, अब हमें 1 2 3 में से लोएस्ट लेना है। कौन सा लोएस्ट है? इंश्योरेंस कंपनी तो अपना फायदा देखेगी। सी, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, तुमने एक्चुअल एक्सपेंस किया था 6700, ओके हमने वो लिख लिया, लेकिन हम चेक करेंगे कि 6700 खर्चा करके आपने हमारा कितना जीपी बचाया। ऐसा ना हो कि 6700 का खर्चा किया और जीपी बचाया 5000, तो हम आपको 6700 नहीं देंगे। लेकिन थैंकफुली यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि हमने 6700 का खर्चा करके इंश्योरेंस कंपनी का 24,000 का जीपी बचाया हुआ है, तो उन्हें 6700 देने में टेक्निकली प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि आप ये भी चेक करो कि आप अंडर इंश्योर्ड हो क्या, कुछ अनइंश्योर्ड कंपोनेंट है क्या, क्योंकि अगर आप अंडर इंश्योर्ड रहोगे तो हम आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम ही देंगे। तो प्रोपोर्शनेट क्लेम निकालने से आ गया 6372। तो लोएस्ट क्या है? सो बी पार्ट का आंसर है हमारा 6372। आर वी क्लियर? यस, बस अब रिलेटिवली इजी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा जीपी लॉस्ट हुआ है वो, और ये जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, ये हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे टोटल ऑफ ए प्लस बी, मतलब कितना, 45,000 प्लस 6372, which is equal to 51,372। इधर तक क्लियर? यस, अब हम क्या देखेंगे कि 51,372 निकालते वक्त हमने बोला है कि पिछले साल हमारे जितने भी स्टैंडिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे उसके हिसाब से हमने बोला कि वो सारे खर्चे हमको मिलने चाहिए, लेकिन इंडेमनिटी पीरियड में अगर उनमें से कोई खर्चा हुआ ही नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कोई सेविंग्स हुआ है क्या स्टैंडिंग चार्जेस में, तो हम माइनस कर देंगे सेविंग्स इन स्टैंडर्ड चार्जेस। सो सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, कुछ बताया है क्या? देखो, देयर वाज आल्सो अ सेविंग्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2450 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यस, सेविंग है।
कितना फिगर था वो, 2450। तो मतलब मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है देखो तो, 48922। डन। अब ये तो एक्चुअल लॉस हुआ है, लेकिन नॉट नेसेसरी इंश्योरेंस कंपनी पूरा देगी, क्योंकि हम देखेंगे कि हम फुल्ली इंश्योर्ड है या हम अंडर इंश्योर्ड है। तो यहाँ पे लेट्स चेक। वी आर की जगह पे या रुको, ये ऐसे मत लिखो, हम एग्जाम में जो लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे। If sum insured is less than GP on adjusted annual turnover, जितना भी हमारा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर के ऊपर का जीपी है, हमारा सम इंश्योर्ड उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम है, जो हमने इधर लिखा हुआ है, देन अंडर इंश्योरेंस। तो चेक करते हैं, सम इंश्योर्ड क्वेश्चन में दिया होगा, कितना है सम इंश्योर्ड, 1,25,000 मार्क किया था हमने, तो हम लिखेंगे 1,25,000। अब यहाँ पे देखते हैं, जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ऊपर निकाला है, देखो हमने यहाँ पे 1,55,250 जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकाला था हमने। यहाँ पे वापस निकालते मत बैठो, वही लिखो 1,55,250। सो यहाँ पे कितना आएगा, 1,55,250। बताओ अभी, सिंस 1,25,000 इज लेस देन 155,250, अंडर इंश्योरेंस है, एंड अंडर इंश्योरेंस है मतलब एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। यस और नो? यस, समझा सबको इधर तक? यस, ओके। चलो अब क्लेम अमाउंट निकालते हैं फाइनल। सो क्लेम विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल लॉस इनटू एवरेज क्लॉज। सो मेरा एक्चुअल लॉस कितना निकाला है ऊपर, 48,922 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज क्लॉज में क्या आएगा, न्यूमरेटर में कितने का इंश्योरेंस निकाला, सम इंश्योर्ड, और डिनोमिनेटर में जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। देखो कितना आता है, कुछ 39,390 आया क्या? ओके, सो दैट शुड टेक्निकली बी आवर क्लेम अमाउंट। आर वी क्लियर? यस, पूरा प्रोसेस क्लियर है क्या? पक्का? यूजुअली लॉस ऑफ प्रॉफिट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको 10 से 12 मार्क देके जाते हैं। कुछ लिखा नहीं है तो लिख लो। यस, डन हो गया लिख के ये। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है। जाते हैं नेक्स्ट पे। हम्म, 10th वाला करते हैं। अब खुद होके ट्राई करोगे क्या?
हाँ सिंपल है, वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था, काफी सिमिलर है। खुद होके ट्राई करोगे, बताओ मुझे जल्दी। यस, ओके। तो ये ट्राई करो, मैं तो पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, डोंट वरी। सो ठीक है, 10-12 मिनट्स लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, चार्ट करो, फिर हम चेक करते हैं। चलो हो गया, खुद सॉल्व करके करना है चेक। ठीक है, ले लो, 2 मिनट कर लो। सबका हो गया? बताओ रे जनता। यस, ओके, डन। तो आई होप सलोनी का भी हो गया होगा। चलो अब चेक करते हैं क्या बोला है। द प्रीमाइसेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड आर पार्शियली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1st March, डिस्ट्रॉय हुआ, एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस वॉज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 31st August। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने का हुआ है ये पीरियड। The company is insured under a loss of profit policy for 1,65,000। सम इंश्योर्ड आ गया ये। एंड इंश्योरेंस कंपनी वो पॉलिसी के तहत इंडेमनिटी पीरियड 6 महीना है, और हमारा बिजनेस भी डिसरप्ट 6 महीने के लिए हुआ है, तो हमें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल टर्नओवर, अच्छा एक्चुअल टर्नओवर उन्होंने बताया हुआ है अगस्त तक का 80, ठीक है। टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर, मतलब ये है स्टैंडर्ड टर्नओवर के लिए काम में आने वाला है। टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर, मतलब ये एनुअल टर्नओवर है। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जीपी के लिए काम में आएगा। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जीपी के लिए काम में आएंगे। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये हमें वो एवरेज क्लॉज के लिए काम में आएंगे। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जीपी के लिए काम में आएगा। देखो 1 मिनट के अंदर हमने क्वेश्चन, जब आप पढ़ते वक्त ये फटाफट हाईलाइट कर दोगे, और अगर वो कंसेप्ट रेडी क्लियर है वो चार्ट के फॉर्म में, सो आई डोंट थिंक दिस शुड टेक मच टाइम टू सॉल्व। ये आप सब लोग आइडेंटिफाई कर पाए थे? यस, आगे देखो। ड्यू टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ फायर, it was agreed that an adjustment of 10% should be made in respect of upward trend। ठीक है। कंपनी incurred additional expense of 9,300 immediately after the fire, and but for this expenditure
द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द फायर, सॉरी मैंने वही सेंटेंस वापस पढ़ा. The company incurred additional expense amounting to 9,300 immediately after the fire, and but for this expenditure, the turnover during the period of dislocation would have been only 55,000. अच्छा, मतलब अगर ये खर्चा नहीं करते थे तो जो टर्नओवर होता था इंडेमनिटी पीरियड के वक्त वो सिर्फ 55,000 होता था. समझा क्या ये सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन? यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है. यहाँ पे आप लोगों ने शायद से ऐसे लिया हुआ है कि ये खर्चे की वजह से टर्नओवर 55,000 हुआ है. सेंटेंस रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हमेशा फाउंडेशन से मैं आपको बोलती हूँ, हाफ द प्रॉब्लम बैटल इज वन इफ यू आर रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली. क्या बोला है? पढ़ो ना ठीक से. बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, मतलब अगर ये खर्चा नहीं करते थे, द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000. अगर ये खर्चा नहीं करते थे तो वो डिसलोकेशन के पीरियड में या डिसरप्शन के पीरियड में आपका बिजनेस सिर्फ 55,000 का टर्नओवर कर सकता था, जबकि उसने एक्चुअल कितना किया? 80,000 का. मतलब ये खर्चे की वजह से कितना टर्नओवर हुआ? 80,000 माइनस 55,000 विच इज 25,000. समझा क्या ये? नोटबुक में अगर वहां गलती की है तो वहां पे मार्क करो रेड पेन से, एक्सीडेंट पॉइंट है ये. लिखो, रीड क्वेश्चन केयरफुली, इंटरप्रिटेशन करेक्ट होना चाहिए. देयर वाज आल्सो अ सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2,700 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. काफी सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा. फटाफट ड्रॉ करेंगे चार्ट और कर लेंगे कंप्लीट. ओके, मैं क्या करूंगी? कैलकुलेशन ऑफ क्लेम. क्लेम में पहला पार्ट दैट इज जीपी ऑन रिड्यूस्ड टर्नओवर. रिड्यूस्ड टर्नओवर पहले कैसे निकालेंगे? पहले आएगा स्टैंडर्ड टर्नओवर, उसमें से माइनस होगा एक्चुअल टर्नओवर. स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है मेरा? 2,40,000 बताया हुआ था, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 10%. ट्रेंड 2,64,000 आ गया आप लोगों का. यस. एक्चुअल टर्नओवर कितना है? 80,000. मतलब शॉर्ट सेल्स कितना हुआ है आपका? 1,84,000. मतलब इस पे हमें जीपी चाहिए. जीपी रेशो कैसे निकालेंगे? हम मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो करेंगे. जीपी रेशो हमारा क्या होगा? लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट जो कितना है? 90,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 60. सो प्लस 60 एंड डिनोमिनेटर में चाहिए 5 लाख. तो 1,50,000 प्लस 5 लाख, सॉरी डिनोमिनेटर में 5 लाख. Again it is 30%, so this into 30%. So 1,84,000 into 30%, 55,200 आ गया क्या आपका पार्टी का आंसर? यस. इधर कोई मिस्टेक कर रहा है कुछ भी? एक सेकेंड. तुम्हारा स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना था? 2,40,000 था. कितना लिया अपवर्ड? तो करो 2,40,000 प्लस 10% कैलकुलेटर पे. कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है. हाँ, अब डन. मिस्टेक करेक्ट कर लो. प्लस बी पार्ट में हम क्या बोलेंगे? हमें बी पार्ट में लगेगा इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग.
हम लिखेंगे, हमें मिलेगा लोअर ऑफ फॉलोइंग थ्री। पहला एक्चुअल, तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है 9300। सेकेंड हम बोलेंगे जीपी ऑन इंक्रीज्ड सेल्स। तो इंक्रीज सेल्स हमने निकाला हुआ है 80 माइनस 55 मतलब 25,000, और वो 25,000 का 30%, करेक्ट 7,500, मतलब 9,300 का खर्चा करके हमने इंश्योरेंस कंपनी के कितने पैसे बचाए 7,500। तो वो आपको 7,500 से ऊपर तो देने से रहे। ऐसे लॉजिकली समझना चाहिए, लॉजिकली समझा तो ही देखो, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, देयर इज नॉट अ सिंगल फॉर्मूला वी हैव लर्न, हम लॉजिक से पूरा प्लेस कर रहे हैं। और एवरेज क्लॉज भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो तो पूरा नहीं मिलेगा। सो क्या लगेगा एक्चुअल इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, डिनोमिनेटर में होगा न्यूमरेटर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो एक्चुअल खर्चा है 9,300 इंटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब हमने मार्क किया हुआ है कि एनुअल टर्नओवर 6 लाख है, एडजस्टेड मतलब प्लस 10% 6,60,000 इंटू 30% मतलब न्यूमरेटर 1,98,000 आया क्या, डिनोमिनेटर क्या आएगा 1,98,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डायरेक्टली दिए हुए हैं 5,000। तो कितना आता है 9,300 इंटू 1,98,000 डिवाइडेड बाय 9071। ओके, सो लोअर ऑफ अबाउट 3 ऐसे मत लिखो, लोअर ऑफ अबाउट 3 7,500। यस, अब हम लिखेंगे टोटल ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी विच इज इक्वल टू 55,200 प्लस 7,500 मतलब 62,700 आया क्या हमारा। अब अगर हमारा कुछ स्टैंडिंग चार्जेस में सेव हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं, हम वो माइनस करेंगे। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,700। तो हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 60,000। अब हम यहाँ पे करेंगे वेदर अंडर इंश्योर्ड। अगर ये ऐसे नहीं लिखना है ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सम इंश्योर्ड कितना है 1,65,000। हम लिखेंगे 1,65,000 जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ऊपर ही निकाला हुआ है, तो लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर सिंस 1,65,000 इज लेस देन 1,98,000 इज इक्वल टू वी आर अंडर इंश्योर्ड। यस, तो अभी क्लेम में कैसे निकालेंगे, आपका क्लेम अमाउंट शुड बी इक्वल टू 60,000, ये मेरा एक्चुअल लॉस है, मल्टीप्लाइड बाय 1,65,000
divided by 1,98,000. So our claim amount should be yes is equal to 50,000. Are we absolutely clear about this? Yes. चलो और एक क्वेश्चन करते हैं. इलस्ट्रेशन 9 भी हो गया, 10 भी हो गया. 8 कर लेते हैं. हाँ चलो एक सेकेंड चेक करने दो मुझे कि टोटल इलस्ट्रेशन मॉड्यूल में कितने दिए हैं. ओके सो देयर आर आई गेस 12 ही इलस्ट्रेशन है. हम 10 तक तो पहुंच गए, मतलब 8 अभी कर लेंगे तो हो जाएगा. तो सिर्फ क्या बचेंगे 11th एंड 12th. सो बाय टुमारो वी शुड बी एबल टू कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन बैंक. ठीक है. होमवर्क चेकिंग कर लेंगे. बताती हूँ मैं कब होमवर्क चेक कर लेंगे. अभी ये इसका स्टडी मटेरियल खत्म हो गया ना, उसके बाद एक दिन होमवर्क चेक कर लेंगे और फिर इसके क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे, वरना बहुत पाइलअप हो जाएगा. आज एक सेकेंड, अभी इधर आ ही गए तो आज का कुछ होमवर्क है तो मैं दे देती हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क. देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत है यहाँ पे, 8 है. हाँ 1 and 3 होमवर्क है. चलो जल्दी से इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ. साथ में सॉल्व करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. इंडेमनिटी पीरियड 13 महीने का है. सो आई एम अज्यूमिंग कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी में इनकी इंडेमनिटी पीरियड 13 महीने का है. सम इन शॉर्ट 2 लाख दिया हुआ है. सॉरी ओके. टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड December 31st 11. ठीक है. लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर किस चीज के लिए काम में आएगा? जीपी. ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ₹2 लाख गिविंग अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 20%. डायरेक्टली जीपी रेशियो दिया हुआ है. चेक करो एक बार उतना ही आ रहा है क्या. ऐसे कैसे आ रहा है उनका ग्रॉस प्रॉफिट? क्या हाँ वो लोग क्या बोल रहे हैं देखो ना कि जीपी रेशियो डायरेक्टली दिया हुआ है. वो बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये 2 लाख का है गिविंग अ ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 20%. आ रहा है क्या? बट वो तो 2 लाख है ना. तो जीपी रेशियो 20% नहीं आ रहा है ना फिर तो. ठीक है
क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, फिर देखते हैं क्या है। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इज 2,50,000. That is 50,000 of the standing charges are not insured. ठीक है। Fire occurs on 31st March and affects business for 6 months. ये actual indemnity period है। Turnover for 12 months ended 31st March is 11,70,000. ये क्या है? बताओ। सेवेंथ पॉइंट टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड 31st March 2012। एनुअल है ये। फिर 1 अप्रैल से 30 सितंबर का टर्नओवर 5 लाख दिया हुआ है। फिर एक सेकेंड ना, इंडेमनिटी पीरियड आइडेंटिफाई कर लो पहले। 31 मार्च है तो इंडेमनिटी पीरियड है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो 1 अप्रैल 12 से 30 सितंबर 12 का टर्नओवर ये है। मतलब ये क्या है? एक्चुअल। मतलब समझा क्या? यस। और 1 अप्रैल 11 से 30 सितंबर मतलब ये स्टैंडर्ड है। उन्होंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करके रिडक्शन इन टर्नओवर निकाल के ही दे दिया है 2 लाख का। Sales amounting to 1,60,000 generated in the period 1st April 2012 to 30th September 12 by incurring additional expense of rupees 30,000. Additional expense भी दे दिया है, ठीक है। Saving in insured standing charges in the indemnity period is 10,000. तो काफी डेटा इजीली दिया है इन्होंने यहाँ पे। सिर्फ मुझे जीपी रेशियो इन्होंने कैसे निकाला है समझ नहीं है। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अगर 2 लाख है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका टर्नओवर 12 लाख है, इनकी आंख कब लगी हुई है? मार्च में ना। और ये लास्ट फाइनेंशियल टर्नओवर इनका 31 दिसंबर को खत्म होता है, तो उन्होंने वो ले लिया। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख आना चाहिए। नहीं, अनइंश्योर्ड लेंगे कैसे? जीपी में नहीं आता है अनइंश्योर्ड। जीपी रेशियो इनका टैली क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड रुका, मुझे बस एक बार चेक कर लेने दो सम में क्या किया है।